तो अब देखो, लास्ट क्लास में मैंने कहाँ पे एंड किया था। मैंने जो है सम ऑफ एपी का फॉर्मूला डिराइव कर लिया था। ठीक है, सम ऑफ एपी जो होता था एस, इसके दो फॉर्मूले होते थे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या एस एन जो होता था वो होता था एन बाई टू ए प्लस एल। ठीक है, सो अब होता क्या है कि एक शॉर्टकट मेथड होता है एस एन लिखने का भी। तो जैसे मैं तुमको एक बार पहले करके दिखाता हूँ लंबे वाले मेथड से। सबसे पहली बात तो एक पॉइंट ये नोट कर लो कि फॉर एन एपी एस एन इज ऑफ द फॉर्म पी एन स्क्वायर प्लस क्यू एन। एस एन जो है वो पी एन स्क्वायर प्लस क्यू एन टाइप का होगा। तो जैसे मान लो एक एग्जांपल अगर मैं लूँ, if I take an example 1, 5, 9 till n terms, ये एपी है और इसका हम लोग को एस एन निकालना है। तो मैं कैसे लिखूंगा, एन बाई टू, टू ए मतलब टू इंटू वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इसका डी क्या है, 4 है। तो एन बाई टू, टू प्लस 4n माइनस 4, मतलब n बाई टू 4n माइनस 2, मतलब n इंटू 2n माइनस 1, मतलब 2n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, तो Sn क्या आ गया हमारा इस क्वेश्चन का, 2n स्क्वायर माइनस n आ गया। तो इससे पहली बात तो ये प्रूव हो गई कि जो AP का Sn होता है वो Pn स्क्वायर प्लस 2n टाइप का होता है। इतनी बात समझ में आई सबको। उसके बाद अब देखो हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट एक तरीके से P और Q फाइंड करने का है। तो इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 है। तो P फाइंड करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, P मतलब n स्क्वायर का कोफिशिएंट, कॉमन डिफरेंस बाय 2 कर देना। ठीक है, P फाइंड करने के लिए यू नीड टू डू कॉमन डिफरेंस बाय 2, एंड फॉर फाइंडिंग Q यूज S1, एंड फॉर फाइंडिंग Q यूज S1। अब इसका क्या मतलब है, देखो जरा, जैसे मान लो कि एक एपी का सम निकालना है हमारे पास, निकालना है हम लोग को 2, 8, 14 टिल n टर्म्स, ये केपी है और उसका सम निकालना है Sn। ठीक है, तो इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, इस एपी का कॉमन डिफरेंस 6 है, इस एपी का कॉमन डिफरेंस 6 है। तो P क्या होगा, कॉमन डिफरेंस बाय 2 मतलब 3। तो n स्क्वायर के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, 3। तो 3n स्क्वायर प्लस से qn, 3n स्क्वायर प्लस qn। अब q फाइंड करना है। तो अब अगर तुम n की वैल्यू 1 पुट करो, जैसे मान लो इसमें, तो यहाँ पे S1 आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 प्लस q। अच्छा, S1 विल बी नथिंग बट फर्स्ट टर्म ओनली, ऐसा कह सकते हैं क्या कि S1 मतलब फर्स्ट टर्म ही होगा। यस सर। तो यहाँ से q की वैल्यू तुम्हारी क्या आ गई,
minus 1. Therefore, Sn will be equal to 3n square minus n. ठीक है, इस लंबे वाले फॉर्मूले से भी निकालते तो तुम्हारा Sn यही आता 3n स्क्वायर माइनस n. सर वो S1 फर्स्ट टर्म कैसे हो गया, वो वापस बताओ. S1 फर्स्ट टर्म ऐसे हो गया. देखो S1 का क्या मतलब है, जैसे S2 का क्या मतलब होता, शुरू के दो टर्म्स का सम. तो S1 का क्या मतलब होता, शुरू के एक टर्म का टर्म सम, मतलब एक तरीके से फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म तो 2 ही है. हाँ सर समझा. सो सबको ये बात सर समझ. एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा कॉमन डिफरेंस का हाफ रहेगा. आधा. हाँ, एन ओके स्क्वायर सर. का कोफिशिएंट हमेशा कॉमन डिफरेंस का आधा होगा. और सर एन का कोएफिशिएंट. एन का कोफिशिएंट निकालने के लिए मैंने बोला ना, फॉर फाइंडिंग क्यू यूज S1. तो पहले तो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट निकाल लिया, फिर उसके बाद पूरे इक्वेशन में n की वैल्यू 1 पुट कर दी. तो इधर S1 आ गया, इधर 3 आ गया, इधर प्लस q आ गया. और S1 का क्या मतलब है, पहला वाला टर्म. क्यों, वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया तुमको. अब पहला वाला टर्म क्या है, 2 इज इक्वल टू 3 प्लस q. यहाँ पे q की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी, -1. तो Sn क्या हो जाएगा, 3n स्क्वायर माइनस n. समझा सबने? तो सब लोग जल्दी से कमेंट करो, ये चीज क्लियर है? चैट बॉक्स में हाई लिख देंगे. चैट बॉक्स में एक मिनट. ओके, सो जल्दी जल्दी एक दो छोटे छोटे एग्जांपल कर लेते हैं. जैसे मान लो क्वेश्चन है फाइंड Sn. पहला है 2 प्लस 5 प्लस 8 टिल n टर्म्स. ठीक है. दूसरा है 100 प्लस 96 प्लस 92 टिल n टर्म्स. चलो ये दो क्वेश्चन सर करो. थोड़ा ऊपर खींचिए. सर वो Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस n को छोड़ देना. हाँ, बस यही आंसर है हमारा. ओके सर. यस.
कर लो। तो काफी लोगों का हो भी गया, तो लेट्स डू इट। तो देखो पहले में क्या है, पहले में d की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो Sn क्या होता है, 3/2 n स्क्वायर प्लस क्यू एन। अब q फाइंड करने के लिए क्या किया, n की वैल्यू 1 पुट कर दी। तो यहाँ पे S1 आता है और S1 क्या है, 2 है। तो 2 इज इक्वल टू 3/2 प्लस q। तो यहाँ से q की वैल्यू तुम्हारी क्या आ जाएगी, 2 माइनस 3/2, दैट इज 1/2। Therefore Sn is 3/2 n square plus 1/2 n। ये पहले का आंसर होगा। अब दूसरा देख लो, दूसरे में जो d है वो -4 है, तो इसका मतलब p की वैल्यू इसकी आधी -2। तो Sn में क्या लिखता, -2n स्क्वायर प्लस qn। अब n की वैल्यू 1 डाली, तो यहाँ पे S1 मतलब फर्स्ट टर्म आता, 100 इज इक्वल टू -2 प्लस q। तो q की वैल्यू क्या आ गई, 102। सो Sn विल बी व्हाट, -2n स्क्वायर प्लस 102n। ठीक है। सो इन दोनों क्वेश्चन में किसी को डाउट है, किसी भी स्टूडेंट को, अनम्यूट करके। हाँ सर आप वो एसएन वाला मेथड समझा सकते हो, मेरे को समझ नहीं आया। देखो मेथड हम लोग क्या करते हैं कि Sn जो होता है फॉर AP, वो क्या होता है, Pn स्क्वायर प्लस Qn के फॉर्म में होता है। तो मतलब हम लोग को P और Q फाइंड करना है। तो P जो होता है ना, वो कॉमन डिफरेंस बाय 2 होता है, ठीक है। और Q फाइंड करने के लिए वी यूज S1, ठीक है। तो जैसे मान लो एक AP हो हमारे पास, 1, 5, 9 एंड सो ऑन। इसका n टर्म्स तक का सम फाइंड करना है। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना होता, 4 होता। तो हम लोग ने माना कि Sn जो है से Pn स्क्वायर प्लस Qn टाइप है। तो P की वैल्यू क्या आती, कॉमन डिफरेंस बाय 2। सो 4/2 विच इज 2। तो एक चीज आ गई हमारे पास, क्या, P। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, Q। अब Q फाइंड करने के लिए पूरी जगह n की वैल्यू 1 पुट कर दो। तो इधर S1 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, इधर Q आ जाएगा। अच्छा S1 का मतलब क्या होता है, एक तरीके से फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। S1 का क्या मतलब होगा, पहला ही टर्म होगा, क्योंकि S2 का क्या मतलब होता, शुरू के 2 टर्म्स का सम। तो S1 का क्या मतलब होता, पहला टर्म। और पहला टर्म सीरीज का क्या है, 1 है। तो इससे तुम्हारी Q की वैल्यू क्या आ गई, -1। सो हमारा Sn क्या हो गया, 2n स्क्वायर माइनस n। गॉट इट सर। चलो सो आगे बढ़े हम लोग।
अभी इसमें किसी को डाउट नहीं है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ते हैं. So the next question is, find number of terms from 1 to 300 which are, पहला पार्ट है डिविजिबल बाय 3, दूसरा पार्ट है डिविजिबल बाय 5, तीसरा पार्ट है डिविजिबल बाय 3 एंड 5 और चौथा पार्ट है डिविजिबल बाय 3 और 5. चलो इज 300 इंक्लूडेड? यस. देखो कभी भी जैसे फ्रॉम लगे ना तो फ्रॉम में एन टर्म्स को इंक्लूड कर लिया जाता है अगर इंक्लूड हो रहा हो तो, और अगर कभी बिटवीन लगे, बिटवीन, तो वहां पे एन टर्म्स को एक्सक्लूड करना है हमेशा बिटवीन लगे तो यहाँ पे फ्रॉम लगा है तो इसमें अगर एन टर्म्स, इन दोनों में से कोई एन टर्म हमारे सीरीज का पार्ट बन रहे होंगे देन दे मस्ट बी इंक्लूडेड. सारे पार्ट्स करो. Done, sir.
सर हाँ सर एक्चुअली ना मतलब टाइम टेबल देगी कि कल क्लास है सर, तो कल के क्लास में रेगुलर लेक्चर या कुछ लाइक प्रैक्टिस सेशन होगा सर, क्योंकि संडे का क्लास तो नहीं है ना। और रेगुलर लेक्चर मेरा ही है ना। रेगुलर, हाँ आपका ही है सर, पर मैं बोल रहा हूँ कि लाइक तो मतलब और आगे से और प्रैक्टिस सेशन नहीं होगा क्या सर? प्रैक्टिस सेशन इस वीक नहीं है क्या तुम लोग का? नहीं है सर। प्रैक्टिस सेशन संडे को होते थे ना, और अभी तो संडे शिफ्ट होके थर्सडे हो गया है, तो एक मिनट रुको, देखो टाइम टेबल देखो तब पता चलेगा। कल तो मेरा क्लास है, मतलब कल तो पढ़ेंगे ही अपने। ठीक है, ओके सो तो सर लेट्स प्रैक्टिस डू इट। सेशन नहीं होगा क्या सर, मतलब आगे तक, आगे से? आगे होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। शायद इस वीक के लिए, मतलब तुम ये सोचो ना कि 2 दिन की वैसे ही छुट्टी हो गई थी ये की वजह से, तो उसको कवर करने के लिए तो थोड़ा करना पड़ेगा, कोर्स कवर करने के लिए। चलो सो अब देखो, डिविजिबल बाय 3, तो डिविजिबल बाय 3 कौन कौन से होते हैं? 3, 6, 9 टिल 300 तक। अच्छा ये तो तुम टेबल में ही काउंट कर सकते हो कि ये लोग कितने टर्म्स होते हैं, 100 टर्म्स। दूसरा है डिविजिबल बाय 5, 5, 10, 15 टिल 300 तक, ये लोग कितने होते हैं, 60 टर्म्स। डिविजिबल बाय 3 एंड 5 बोथ, मतलब एक तरीके से डिविजिबल बाय 15 की बात की जा रही है। और ये कितने ये कौन कौन से होते हैं, 15, 30, 45 टिल 300, ऐसे कितने होते हैं, 20 टर्म्स। अब क्या पूछा गया है, डिविजिबल बाय 3 और 5। ठीक है, डिविजिबल बाय 3 और 5, तो 3 और 5 में डिविजिबल में क्या होगा? अब देखो 3 और 5 में डिविजिबल में कौन कौन से टर्म्स बनेंगे, पहले ये देखो, एक 3 बनेगा, फिर 5 बन जाएगा, फिर 6 बनेगा, फिर 9 बन जाएगा, फिर 10 बनेगा, 12 बन जाएगा, 15 बनेगा, 18 बनेगा, 20 बनेगा। तो अगर तुम इस वाली सीरीज को देखो, तो ये वाली सीरीज क्या एपी है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। ये फिर एपी एक तो नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू एपीज हो सकते हैं ना। हाँ ये एपी तो नहीं है, ठीक है। अब अब हमने कुछ ऐसा सोचा, जैसे मान लो एक बकेट है जिसमें वो जो फर्स्ट वाला है उसके एलिमेंट्स हैं, दूसरा बकेट है जिसमें सेकंड वाले के एलिमेंट्स हैं, और अगर मैं फर्स्ट वाले के एलिमेंट्स और सेकंड वाले के एलिमेंट्स, अगर मैं फर्स्ट वाले के एलिमेंट्स और सेकंड वाले के एलिमेंट्स एक इस वाले बकेट दोनों को मिक्स करूं और एक नया बकेट बनाऊं, उसमें दोनों को मिक्स करूं, तो देखो उसमें क्या क्या आएगा। उसमें ऐसे आता, 3 आता, 5 आता, 6 आता, 9 आता, 10 आता, 12 आता। अच्छा 15 2 बार आ रहे होते हैं। विल यू ऑल अग्री? yes, sir. Yes. और ऐसे ही टर्म्स आ रहे होते हैं।
तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये वाला जो बकेट अराइज होगा दैट विल बी समथिंग थर्ड प्लस फोर्थ वाला जो सीरीज है, जो सीरीज में थर्ड वाले हैं और जो सीरीज में फोर्थ वाले हैं? क्योंकि देखो फोर्थ में एक 15 आ रहा था और थर्ड से भी एक 15 आ रहा था, तो दोनों मिलके 2 15 होंगे और वही तो फर्स्ट और सेकंड मिलके होंगे। फिर फोर्थ में एक 3 आ रहा था तो एक 3 यहाँ पे आ गया, फोर्थ में एक 5 आ रहा था, एक 5 यहाँ पे आ गया। अंडरस्टूड? सो कैन आई राइट फर्स्ट प्लस सेकंड, दिस शुड बी इक्वल टू थर्ड प्लस फोर्थ। अब फर्स्ट में कितने एलिमेंट्स थे? 100, सेकंड में 60, थर्ड में 20 और फोर्थ में, फोर्थ ही तो चाहिए, देयरफॉर फोर्थ में कितने एलिमेंट्स हो जाते? 140। 140 as the answer. ठीक है, ये टेक्निक समझ में आ गई? यस आप सर। एक बार बताइए ना, मतलब वो हाँ? थर्ड और फोर्थ वाला ही क्यों लिया हमने? क्या हुआ? एक और बार बताइए ना, थर्ड और फोर्थ वाला जो है वो क्यों लिया? देखो अगर तुम जो फर्स्ट बकेट है और जो सेकंड बकेट है उसके एलिमेंट्स को मिक्स करो, ठीक है, उसके एलिमेंट्स को मिक्स करो, तो यू विल ऑब्जर्व कि that will be same as the mixture of third and fourth bucket. देखो थर्ड, फर्स्ट और सेकंड बकेट में क्या क्या आता है? फर्स्ट प्लस सेकंड में एक 3 आता है, एक 5 आता है, एक 6 आता है, एक 9 आता है, एक 10 आता है, एक 12 आता है। 15 दो बार आते हैं। दो बार क्यों आते हैं? क्योंकि एक 15 यहाँ से आता और एक 15 यहाँ से आता। फिर ऐसे आगे भी बहुत सारे टर्म्स हो रहे होते हैं। और अगर तुम थर्ड बकेट प्लस फोर्थ बकेट करो तो देखो 3, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 15 और फिर एक 15 यहाँ से आ जाता तो 2 15 इधर आ गए। तो फर्स्ट बकेट प्लस सेकंड बकेट इज इक्वल टू थर्ड बकेट प्लस फोर्थ बकेट। समझ में आया? यस सर, आगे। ओके, तो इससे फोर्थ बकेट क्या आ गया हमारा? 140। द फोर्थ बकेट इज 140 जो हमारा आंसर है। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को वी कैन ऑल्सो डू विद द हेल्प ऑफ सेट थ्योरी। सेट थ्योरी पढ़ी है? बोलो भाई, स्कूल में सेट थ्योरी पढ़ाई गई होगी ना? यस सर। तो उससे भी कर सकते हैं। तो जैसे मान लो ए वाला जो सेट है वो कौन सा सेट है? डिविजिबल बाय 3 वाला। बी वाला जो सेट है वो कौन सा सेट है? डिविजिबल बाय 5 वाला। तो बताओ डिविजिबल बाय 3 एंड 5 बोथ, ये कौन सा सेट होता? इंटरसेक्शन वाला। इंटरसेक्शन वाला। अच्छा हम लोग से क्या पूछा गया है? डिविजिबल बाय 3 और 5, और जब भी और लगता है मतलब यूनियन लगता है। तो हम लोग से एक तरीके से ए यूनियन बी फाइंड करने को पूछा गया है। तो क्या अपने को ये पता है क्या कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी? एक ये होता है सेट थ्योरी में फॉर्मूला। यस यस अच्छा ए यूनियन बी तो फाइंड ही करना है हम लोग को। ए मतलब डिविजिबल बाय 3। अच्छा डिविजिबल बाय 3 वो हमारा एक तरीके से फर्स्ट पार्ट था विच इज 100। फिर डिविजिबल बाय 5 मतलब b जो है डिविजिबल बाय 5
60, ए इंटरसेक्शन बी मतलब डिविजिबल बाय 3 and 5 बोथ, वो कितने थे? 20 थे हमारे। तो आंसर क्या आ जाता? 140। आंसर विल बी व्हाट? 140। अंडरस्टूड? तो इस क्वेश्चन को हम लोग सेट थ्योरी की हेल्प से भी कर सकते हैं। इज दैट फाइन? ये समझ में आया तुम लोग को सेट थ्योरी वाला प्रूफ? ओके। अच्छा, तुम लोग को ये पता है क्या ए यूनियन बी यूनियन सी इसका फॉर्मूला क्या होता है? A plus B plus C minus A intersection B minus B intersection C minus A intersection C plus A intersection B intersection C. ये फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी यूनियन सी का। ठीक है, तो अगर जैसे कि मान लो 3 सेट के बारे में पूछ रहा है, जैसे एक क्वेश्चन दूं वो तुम लोग खुद से करो। फ्रॉम मतलब अच्छे से लिखना का क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स फ्रॉम 1 to 100 which are divisible by 3 or 5 or 7। चलो इस क्वेश्चन को करो तुम लोग खुद से। यहाँ पे 1 से 100 देने में क्या होगा कि तुम्हारी काउंटिंग थोड़ी कम हो जाएगी, मतलब फिंगर पॉइंट पे काउंट कर सकते हो कि क्या क्या होना चाहिए। फिर हो गया। क्या आंसर आया भाई? 55 आ रहा है सर। 55 आ रहा है। हाँ, गुड। यस सर, मुझे भी 55 आया। सही है, 55 ही आना चाहिए। चलो देखो, जैसे हम लोग ने
तीन सेट मान लिए, जैसे ए सेट जो है वो डिविजिबल बाय 3 वाला है, बी जो है वो डिविजिबल बाय 5 वाला है, और सी जो है वो डिविजिबल बाय 7 वाला है। और हम लोग को ए यूनियन बी यूनियन सी एक तरीके से निकालना है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है। अच्छा, अब सबकी मैं वैल्यूज लिखते जाता हूँ। ए मतलब डिविजिबल बाय 3, तो 1 से 100 तक में डिविजिबल बाय 3 कितने होते हैं? 33 होते हैं। बी मतलब डिविजिबल बाय 5, 20 होते हैं। सी मतलब डिविजिबल बाय 7, मतलब 14 होते हैं। ए इंटरसेक्शन बी मतलब 3 एंड 5 दोनों से डिविजिबल, मतलब एक तरीके से 15 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 1 से 100 के बीच में कितने होते हैं? 6 होते हैं। बी इंटरसेक्शन सी मतलब 5 और 7, मतलब 35 से डिविजिबल होना चाहिए, 2 है सर। 2 होंगे। ए इंटरसेक्शन सी मतलब 21 से डिविजिबल होना चाहिए, 4 होंगे। एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 3, 5, 7 मतलब ये 105 से डिविजिबल होना चाहिए। ऐसी तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि 1 से 100 तक ही तो है हमारे पास। अब देखो कितना हुआ, 33 प्लस 20 53, 53 प्लस 14 67, एंड 67 में से तुम 12 घटा दो तो 55 आ जाएगा। You will get what? You will get 55. समझ में आएगी बात? ओके, सो किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? नहीं तो अपने आगे बढ़ा जाए। आगे चलें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, देखो। फॉर 2 APs रेशियो of their sum of n terms is 2n plus 3 upon 3n plus 5. Then find ratio of their 10th term. सर 41/62 आ रहा है। 41/62। ठीक है। Yes, sir. 41/62.
चलो, ऐसा क्वेश्चन 10th में किया है क्या तुम लोगों ने? हाँ सर। हाँ सर। किया है ना? हाँ सर। देखो, दो एपी है, जैसे मान लो एक AP1 है और दूसरी AP2 है। तो AP1 का A1 और D1 मान लो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है। AP2 का A2 और D2 है। तो एक तरीके से क्या बोला गया कि S1 अपॉन S2 दैट इज 2n प्लस 3 होल अपॉन 3n प्लस 5। अच्छा, S1 का क्या मतलब है? AP1 का टर्म, सॉरी AP1 का सम, that will be n by 2 2A1 plus n minus 1 D1 whole upon n by 2 2A2 plus n minus 1 D2 is equal to 2n plus 3 whole upon Dn plus 5. So n by 2 cancel हो गया। अब देखो, हम लोग को फाइंड क्या करना है? What we want to find, we want to find T10 upon T dash 10 एक तरीके से। तो T10 का क्या मतलब है? A1 plus 9D1 whole upon A2 plus 9D2। ये फाइंड करना हमारा टारगेट है, ठीक है। अब तुम यहाँ पे ये सोचो कि यहाँ पे तो A1 और A2 के कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे A1 और A2 के कोफिशिएंट्स 2 है। तो मैंने क्या किया कि पहले 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, सच दैट अब 2 से यहाँ पे डिवाइड किया तो A1 प्लस n माइनस 1 बाय 2 D1 A2 प्लस n माइनस 1 बाय 2 D2 is equal to 2n plus 3 whole upon 3n plus 5। ठीक है। अब देखो, हमारा टारगेट क्या है कि हमारा टारगेट है कि D1 का जो कोफिशिएंट है वो 9 आ जाए, D1 और D2 का जो कोफिशिएंट है वो 9 आ जाए। तो एक्चुअली में मेरा टारगेट, मैं ये चाहता था कि मैं n की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूं जिससे इधर A1 प्लस 9D1 और इधर A2 प्लस 9D2 टाइप की चीज बन जाए। तो अब क्योंकि A1 और A2 के कोफिशिएंट 1 है और D1 का कोफिशिएंट n माइनस 1 बाय 2 है, इट मीन्स n माइनस 1 बाय 2 को 9 पुट कर दिया, तो उससे n को क्या पुट कर दिया? 19। तो अब मैं क्या करूंगा कि दोनों साइड n को 19 पुट कर दूंगा। अब जब n को मैं 19 पुट करूंगा तो ओवर हियर आई विल गेट A1 प्लस 9D1 8 होल अपॉन A2 प्लस 9D2। n की वैल्यू 19 यहाँ पे पुट की तो 2 इंटू 19 प्लस 3 3 इंटू 19 प्लस 5 38 प्लस 3 41 होल अपॉन 62। अच्छा, A1 प्लस 9D1 होल अपॉन A2 प्लस 9D2 T10 अपॉन T डैश 10 था और यही तो एक तरीके से चाहिए था। तो T10 अपॉन T डैश 10 इज इक्वल टू 41 upon 62 and this is the required answer। ठीक है। सर हम लोग ने कोएफिशिएंट कंपेयर करके इन दोनों को इक्वल कर दिया। कोफिशिएंट्स कंपेयर नहीं किया मैंने, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने एक वो सुटेबल वैल्यू ऑफ n फाइंड की। जैसे इस केस में वो यूनिक वैल्यू ऑफ n क्या थी? 19। ऐसे तुम n की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते थे, जो चाहो तुम n की वैल्यू पुट कर दो।
इधर भी पुट कर दो और सेम n की वैल्यू इधर भी पुट कर दो, तो हमेशा LHS और RHS इक्वल होंगे। लेकिन मेरा टारगेट क्या था? मेरा टारगेट तो था कि मैं ये चीज लाऊं कैसे भी, A1 प्लस 9D1 अपॉन A2 प्लस 9D2। तो उसके लिए n की कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी जिसके लिए आ रहा होगा। तो उसके लिए मैंने n-1/2 को 9 पुट किया, तो उससे n की वैल्यू 19 आई। तो n की वैल्यू जब मैं 19 पुट करता तो ये वाली चीज तो ऑटोमेटिक बन जाती, ठीक है, ये वाली चीज ऑटोमेटिक T10 अपॉन T-10 बन जाती। अब बस n की वैल्यू 19 पुट करने पे यहाँ पे जो चीज बननी थी वही हमारा आंसर होता, विच इज 41/62। सबको आया समझ में? सब लोग चैट बॉक्स में बताओ। सर आप एक बार ये समझा सकते हो कि वो n-1/2 को हम लोग ने 9 क्यों डाला है? n-1/2 को 9 मतलब वो वाला स्टेप 9 क्यों डाला है? वो कम, हाँ क्योंकि मेरे को जो फाइंड करना है उसमें D1 के साथ 9 मल्टीप्लाई हो रहा था, जो हम लोग फाइंड वो करना है। तो लाइक और कंपेयर यहाँ कर रहे हैं क्या वो n-1/2 हाँ और हाँ उसको? हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर, n-1/2 को कंपेयर कर दिया, ठीक है 9 के सर। बराबर पुट कर दिया। यस, एवरीवन प्लीज कमेंट क्विकली, जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई लोग। सबको समझ में आया? Okay, so let's move forward. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। इसमें क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इसे balls are arranged in the form of equilateral triangle as shown below. तो देखो, जैसे ये एक, ये दो, ये तीन, ऐसे ही ये चार, मतलब ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये चौथी रो है, ठीक है। ऐसे ही n रोज है, ठीक है। तो कितनी रोज है? n रोज है। पहली रो में एक बॉल है, दूसरी रो में 2 बॉल्स हैं, तीसरी रो में 3 बॉल्स हैं, एंड सो ऑन। तो ऐसे पूरी बॉल्स अरेंज की हुई है, यहाँ पे भी बॉल्स वगैरह है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इसमें अगर मैं 669 बॉल्स और ऐड कर दूं, तो ये वाली बॉल प्लस 669 बॉल मिलके दे कैन बी अरेंज्ड इन अ फॉर्म ऑफ स्क्वायर, ठीक है। वो लोग किस फॉर्म में अरेंज की जा सकती है? एक स्क्वायर के फॉर्म में। उस स्क्वायर में n-8 रोज होते और n-8 कॉलम्स होते, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ
balls inside triangle. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर एक डाउट है हाँ बोलो। सर, जो आपने वो 669 जो ऐड करने बोला सर, वो नंबर ऑफ बॉल्स इनसाइड ट्रायंगल में एक्सक्लूड मतलब नहीं करना होगा हाँ ना? हाँ, मतलब इसमें तो कुछ बॉल्स हैं, जैसे मान लो x बॉल्स इसमें है मान लो, तो यस टोटल कितनी हो जाएगी x प्लस 669, तब यस जाके ये टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन स्क्वायर बनेगी। यस ओके सर। चलो करो अब जल्दी से। और वो n-8 रोज कैसे आया बताएंगे एक और बार? क्या हुआ? n-8 रोज। ये गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। थोड़ा ऊपर कीजिए ना, पिछला क्वेश्चन। ओके हो गया, ओके बस इतना।
सर आंसर आपको भेजा है। भेजा कहाँ पे? चैट बॉक्स में तो नहीं दिखता। वन फाइव फोर जीरो। सर स्क्वायर की साइड n-8 है ना? हाँ, स्क्वायर की साइड n-8। हाँ, सही लग रहा है। ओके सर। सर मैंने भी भेजा है। क्या है? 1540 है। यस सर। हाँ, n की वैल्यू जो है वो 55 आ रही है। n की वैल्यू 55 आ रही है। हाँ सर, वो टोटल निकालना था, सॉरी। ठीक है, सो लेट्स डू इट। इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, मतलब ऐसा कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। देखने में बस लग रहा होगा कि थोड़ा टफ है, लेकिन ऐसे थोड़ा सिंपल ही है। चलो, तो इस डायग्राम को देख के क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं क्या कि टोटल बॉल्स इन ट्राइंगल प्लस 669 इज इक्वल टू बॉल्स इन स्क्वायर। अच्छा, ट्राइंगल में कितनी बॉल होती है? देखो, पहले रो में एक बॉल, दूसरे रो में दो बॉल, ऐसे n रोज हैं, तो ट्राइंगल में कितनी बॉल होती? वन सर n into n plus 1/2। प्लस 669। दिस इज इक्वल टू बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स इन स्क्वायर। अब देखो, जैसे मान लो अगर मैं सिर्फ थ्री रोज एंड थ्री कॉलम्स का स्क्वायर लूं, तो इसमें कितनी बॉल्स हैं बताओ? 9 बॉल्स हैं, और 9 बॉल्स मतलब 3 स्क्वायर। तो 3 रोज और 3 कॉलम्स का अगर स्क्वायर है तो नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होंगी? 3 स्क्वायर। तो वैसे ही अगर n-8 रोज एंड n-8 कॉलम्स का स्क्वायर है तो उसमें नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होंगी? n-8 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई तुम लोग को? अब देखो, 1 + 2 + 3 टिल n कितना होता है? n into n plus 1/2। ये वाला फॉर्मूला पता होगा। प्लस 669, फिर इसको एक्सपेंड कर दिया, n² + 64 - 16n। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? इससे हमारा एक क्वाड्रेटिक बन गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो n² - 33n - 1210 is equal to 0. Now, if you factorize this quadratic, you will be getting n - 55 into n plus 22 is equal to 0. तो इससे n की दो वैल्यू आ गई, 55 या -22। अच्छा, n की वैल्यू कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ रोज, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। इसका मतलब n की वैल्यू क्या आ गई? 55। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला गया? फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स इनसाइड ट्राइंगल। तो कभी कभी मतलब ऐसा होगा ना कि ऑप्शन में 55 भी दे दिया जाएगा। तो जैसे ही तुम्हारा आंसर n की वैल्यू 55 आ जाती, तो तुम्हारे अंदर टेम्पटेशन हो जाती कि यार 55 दिख गया, चलो टिक कर देते हैं। लेकिन वो तो n की वैल्यू है ना, हम लोग को तो नंबर ऑफ बॉल्स इनसाइड द ट्राइंगल फाइंड करना है। सो नंबर ऑफ बॉल्स इनसाइड ट्राइंगल जो होगा वो क्या होगा? 1 + 2 टिल n तक, मतलब n into n plus 1/2। It means 55 into 56/2।
ये कितना हो गया भाई? 55 इंटू 1540 आएगा। सर ये n इंटू एन प्लस वन बाई टू कौन सा फॉर्मूला है? ये तुम वैसे निकाल सकते हो, एपी से भी निकाल सकते हो। जैसे इस सीरीज, ये एक एपी है ना, इस सीरीज में n टर्म्स हैं, तो n बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सर वो ट्रायंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं वैसे भी, उससे भी हो जाएगा। हाँ, ट्रायंगल था ना वो सब बॉल्स का, उसका एरिया भी निकालने से वही होगा ना। लाइक अगर हम लोग एक बॉल को एक यूनिट ले, सर ट्रायंगल का एरिया निकालने जाएंगे, अगर हम लोग एक बॉल को एक यूनिट ले तो फिर टोटल एरिया निकालने। नहीं नहीं, वैसे नहीं होगा, क्योंकि ठीक है सर। देखो अलग अलग स्ट्रक्चर में, जैसे मान लो कि बॉल्स ट्राइंगल में अरेंज हो रही है, बॉल्स स्क्वायर में अरेंज हो रही है, तो इनमें स्पेसिंग का तो डिफरेंस होगा ना। मतलब तुम क्या कह रहे हो कि एक बॉल का एरिया एक यूनिट लूं? सर हाँ, तो फिर दैट इज इक्विवेलेंट टू एक तरीके से कि तुम नंबर ऑफ बॉल्स ही काउंट कर रहे हो। सर ठीक है, अगर तुम ऐसा सोचते कि मैं इतने ट्राइंगल का एरिया और इस स्क्वायर के एरिया को आपस में रिलेट करूं, तब फिर वो चीज हमारे लिए गड़बड़ हो रही होती, तब वो रॉन्ग हो रही ठीक है होती। सर। ठीक है, ठीक है सर। आगे बढ़ा जाए अपने। चलो ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सर मेरे को एक डाउट था उसमें कि हाँ, भाई वो बॉल जिन स्क्वायर है उसमें हम लोग ने स्क्वायर का एरिया क्यों लिया? नहीं लिया, स्क्वायर का एरिया नहीं लिया, वो तो स्क्वायर का एरिया नहीं लिया मैंने। ये n-8 होल स्क्वायर इज नॉट ए स्क्वायर, ये नहीं है। मैंने तो बॉल्स को काउंट किया है कि जैसे मान लो 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। 3 रोज हैं दिख रहे हैं तुमको, और हाँ 3 सर, कॉलम्स हैं, समझा तो सर, कितनी समझा बॉल्स हैं? 9 बॉल्स हैं यहाँ पे। समझा। तो मैंने एरिया को रिलेट किया ही नहीं है, और एरिया को रिलेट तुम कर भी नहीं पाओगे। तुम ऐसे सोचो ना कि अगर एरिया को रिलेट करते तो ट्राइंगल का एरिया तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर आ जाता, मान लो कुछ, फिर तो गड़बड़ी हो रही होती। मतलब √3 में जा रहा होता और दूसरे साइड कुछ इंटीजर बन रहा होता हमारा। ओके, सो आई थिंक आगे बढ़ना चाहिए हम लोग को अब। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ Sn denotes sum of AP of n terms, मतलब बहुत ऑब्वियस सी बात है ये कि S सबस्क्रिप्ट n मतलब sum of n terms है, then prove that Sn plus 3 minus 3 times Sn plus 2 plus 3 times Sn plus 1 minus Sn is equal to 0.
लिख सकते हैं। चलो गुड। चलो सो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो ऐसे अगर तुम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाने बैठोगे तो क्वेश्चन तो बहुत ही लंबा हो जाएगा तुम्हारे लिए। हाँ हो रहा है कि नहीं? अगर जो लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं डायरेक्टली, उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही लंबा हो जा रहा होगा। तो अब जैसे मैंने इन दोनों को एक साथ ले लिया, ऐसे लिख लिया Sn+3 माइनस Sn, और इन दोनों को एक साथ ले लिया -3 टाइम्स S(n+2) माइनस S(n+1). समझ में आई बात? अच्छा Sn+3 का क्या मतलब है? Sn+3 का मतलब कुछ ऐसा हो रहा होगा, T1 से लेके Tn+3 तक, T1 से लेके Tn+3 तक। Sn का क्या मतलब हो रहा होगा, T1 से लेके Tn तक। तो जब तुम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या बनेगा, Tn+1, देखो T1 से लेके Tn तक कैंसिल हो जाएगा, Tn+1 प्लस Tn+2 प्लस Tn+3, ठीक है, -3 टाइम्स। अब देखो Sn+2 मतलब T1 से लेके Tn+2 तक, और ये जो है T1 से लेके Tn+1 तक। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, बस केवल Tn+2 बचेगा। ये चीज समझ में आया? सर एक बार वापस बताओ ना। देखो Sn+3 का क्या मतलब होता है, T1 प्लस T2 फिर Tn प्लस Tn+1 Tn+2 प्लस Tn+3। Sn का क्या मतलब होता है, T1 प्लस T2 फिर Tn।
ठीक है, तो जब तुम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे होते, Sn+3 माइनस Sn निकाल रहे होते, तो ये सब लोग तो कैंसिल हो जा रहे होते, तो बचता क्या? Tn+1 प्लस Tn+2 प्लस Tn+3। तो यहाँ पे इसकी जगह हम लोग ने ये लिखा। अब Sn+2 मतलब Tn+2 तक का सम, और Sn+1 मतलब Tn+1 तक का सम। तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करता तो केवल Tn+2 बचता। ठीक है, अब देखो, अब क्या हो जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा Tn+1 -2 टाइम्स Tn+2 प्लस Tn+3। अच्छा, एक बात सबको पता है कि एपी में, किसी भी एपी में, जैसे मान लो ए बी सी डी ई एफ से ये एक एपी है, तो आजू बाजू वाले का जो सम होता है, जैसे मान लो सी प्लस ई जो है वो 2D के बराबर होता, या बी प्लस डी जो है वो 2C के बराबर होता। तो ये एक तरीके से क्या है, ये Tn+2 के आजू बाजू वाले, तो वो किसके बराबर होता? 2 टाइम्स Tn+2 माइनस 2 टाइम्स Tn+2, ये वाला। तो सारे दोनों कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद 0 आ गया। सर वो लास्ट स्टेप एक बार समझा देना सर आप। कौन सा स्टेप? सर ये अभी लास्ट में जो किया। ABCD वाला? हाँ सर। देखो, किसी भी एपी में ये प्रॉपर्टी होती है कि जैसे मान लो ABC अगर एपी में है, तो तुम ऐसे लिख सकते हो, जैसे मान लो कि ABCDE, जैसे मान लो ये लोग एपी में है, ऐसे तो हम लोग लिख सकते हैं कि A+C और उसके बीच में कौन फंस रहा है? B, तो वो 2D के बराबर हो जाएगा। या लिख सकते हैं B+D, उसके बीच में कौन फंस रहा है? C, तो वो 2C के बराबर हो जाएगा। या लिख सकते हैं C+E, उसके बीच में कौन फंस रहा है? D, तो वो 2D के बराबर हो जाएगा। तो तुम अगर देखोगे तो Tn+1 और Tn+3 के बीच में कौन फंस रहा होता? Tn+2 फंस रहा होता। सर ये सिर्फ 3 टर्म्स के लिए वैलिड है। हाँ, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी के लिए। हाँ सर। तो इन दोनों का सम क्या होता? 2 टाइम्स बीच हाँ वाला, सर समझा सर। तो वही लिख दिया। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया ये? यस इसका सर। मतलब Tn+1 -2 Tn+2 प्लस Tn+3 वो सब एपी में है। हाँ, सारे के सारे एपी में है ना, क्योंकि ऐसा बोला गया ना कि इफ Sn denotes sum of AP, ओके सर, ओके। मतलब T1 T2 ये सब लोग एपी में होंगे ना। यस। ठीक है, सो ये था हमारा आज का। तो आज के लिए अपने इतना ही करते हैं, और तुम लोग थोड़ा बहुत होमवर्क लिख लो। होमवर्क जो है
होमवर्क क्या है तुम्हारा? जो भी होमवर्क है वो बुकलेट का होमवर्क है, जो ब्लू वाली बुकलेट है। तो उसमें तुम लोग क्या करोगे कि अभी हमारा एक टॉपिक एपी में बाकी है, अरिथमेटिक मीन, तो वो मैं कल की क्लास में पढ़ाऊंगा। तो इलस्ट्रेशन तुम करोगे 1 से लेके 15 तक, एक्सेप्ट कौन से? 7 एंड 8, क्योंकि वो अरिथमेटिक मीन वाले हैं। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1, इसमें तुम लोग सर ये करोगे। बुकलेट क्या जील का बुकलेट है क्या? हाँ, वो वो वाला? ब्लू वाला। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1, पेज नंबर 7 बुकलेट का। उसमें तुम लोग कौन कौन सा नहीं करोगे? 6 और 7 नहीं करोगे। ठीक है, तो एंटायर एक्सेप्ट क्वेश्चन 6, 7, क्योंकि वो अरिथमेटिक मीन का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद तुम लोग एनसीईआरटी वाली एक्सरसाइज पे आओगे। उसमें व्हाट यू विल डू 1 से लेके 12 तक करोगे क्वेश्चंस। ये पेज नंबर 37 पे। उसके बाद स्टेट लेवल एक्सरसाइज पे आओगे, जो कि पेज नंबर 39 पे है। उसमें तुम 1 से लेके 14 तक करोगे। ठीक है, फिर स्टेट आर्काइव्स में आओगे, जो पेज नंबर 41 पे है। उसमें तुम 1 से लेके 4 तक क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद तुम जेई लेवल एक्सरसाइज पे आओगे, जो पेज नंबर 44 पे है। उसमें तुम 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसी जेई लेवल एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 43 से लेके 45 तक करोगे। इतना समझ में आया? सर आप थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं क्या? ऊपर मतलब वो सॉल्यूशन सर देखना पिछले है। क्वेश्चन का, सर पिछला क्वेश्चन एक सेकंड बस। सर सबमिट कब तक आना है? सबमिट इसको तुमको सैटरडे को करना है। ठीक है, सैटरडे को बाय 2 PM। मुझे सबमिट करना है ग्रुप पर। हाँ, होमवर्क ग्रुप पे। ठीक है, समझ में आ गया? सर जो हम पेपर्स देते हैं वो चेक कब होता है? पेपर्स चेक कब होता है? पेपर्स तो ऑनलाइन ही चेक होता है ना, मतलब। नहीं सर, वो पेपर नहीं, जो आप होमवर्क देते हैं वो हम ग्रुप पे डालते, फिर वो चेक कब होता है? क्योंकि सर मम्मी पूछती है तो चेक कब होके वापस आता है, कोई रिवर्ट नहीं होता सर उसके बाद, ग्रुप पे डालने के बाद। नहीं देखो, एक
ऑनलाइन में तो कुछ ऐसा तो है नहीं कि एकदम रिगरसली चेकिंग किया जाएगा, तो बस देखा जाता है कि हाँ कितना फिर हमें किया, क्या पता क्या कैसे किया है। चलेगा कौन सा क्वेश्चन गलत किया और कौन सा सही? देखो जैसे अगर मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में तुम लोग को आंसर्स मिलते हैं, ठीक है, या से प्रूफ दैट टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो अगर तुम्हारे आंसर्स मैच कर रहे हो तो मतलब ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुमने सही किया है। अगर आंसर मैच नहीं कर रहे हो तो तुम फिर वो एज अ डाउट सेशन में पूछ सकते हो, डाउट सेशन या जो भी जैसे भी डाउट्स पूछना हो। तो तुम सोचो कि अगर हर बच्चे का हर क्वेश्चन जैसे क्लास 7th 8th में चेक किया जाता था, इतना चेक किया जाए तो पॉसिबल नहीं है। जो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है उसमें ठीक है देखा जा सकता है, ओके सर, लेकिन ऑनलाइन में इतना पॉसिबल नहीं हो पाता ना, ओके सर, कोई बात नहीं। क्योंकि ऐसे ही स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है। 6 से 7 घंटा तो स्क्रीन टाइम ही ऑलमोस्ट हो जाता है, फिर उसके बाद मोबाइल पे लगातार देखते रहो। तो ठीक है, सो जून बैच स्टूडेंट्स आर नॉट इन सीवुड्स एंड खारगर होमवर्क ग्रुप। ठीक है, तो तो तुम लोग का फिर होमवर्क ग्रुप कौन सा है जून बैच वालों का? सर सेपरेट है जून बैच। हाँ तो ठीक है ना, अपने उसमें वाले ग्रुप में डाल देना। तो वो जो पहले वाला ग्रुप था जून बैच का, उसमें आपने एक बार डाला था सीवुड्स और खारगर का होमवर्क ग्रुप का लिंक। समझा नहीं मैं। जून बैच का जो होमवर्क ऑफिशियल ग्रुप ग्रुप था, था, ऑफिशियल जो ग्रुप था उसमें हाँ। एक बार डाला था किसी ने सीवुड्स खारगर मैथ्स होमवर्क ग्रुप का। अच्छा, तो बाकी सब लोग ज्वाइन कर लिए हैं उसमें? जो जून बैच है वो लोग सीवुड्स खारगर होमवर्क ग्रुप में नहीं है। Sir, I've joined through that link right now. ठीक है, चलो मैं जो भी होगा मैं कंफर्म करके बता दूंगा। ठीक है, चलो। Thank you, sir.